हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ मिरर ऑफ कॉमन एरर के अगले चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थोड़ी देरी हुई है मुझे पता है, लेकिन इधर वो कैब करा रहा था एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा रुक गया। लेकिन अब यहाँ पर फिर से हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अब तक हमने टाइम एंड टेंस, वॉइस, प्रोनाउन और कंजंक्शन, ये 4 चैप्टर का सॉल्यूशन आपके सामने रखा है। जिस तरीके से हम पिछले दिनों प्रक्रिया दोहराते आए हैं वैसे ही करेंगे। इस चैप्टर को भी 4 पोर्शन में रखेंगे। आज हम इसके पहले पोर्शन यानी कि कुल 13 क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आज मैं आपको ये बात बता दूं, ये एक बहुत कॉमन सा चैप्टर है, नाउन एंड केस। बहुत सारी नई जानकारी हम यहाँ पर जोड़ेंगे जो आप आज तक सोच रहे थे कि ये मैं सही समझ रहा हूँ, ये मैं सही लिख रहा हूँ, तो वैसे मिथ को यहाँ पर तोड़ेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, भगा भगा करके नहीं देखिएगा और कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज यहाँ जो चैप्टर है वो है नाउन एंड केस। ये भी मिरर ऑफ कॉमन एरर का एक चैप्टर है। पिछले दिनों में 4 चैप्टर यहाँ पर पूरे डिटेल सॉल्यूशन को रखा और चारों को आपने देखा होगा। टोटल 16 एपिसोड होंगे। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। उम्मीद है तैयार होंगे। चलिए लेते हैं फटाफट पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान है, आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। देखिए क्या कह रहा है, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस, ठीक है, बट ऑन समबडी एल्स। अब देखिए यहां पर मुझे ऐड करना होगा कि किसी और के एडवाइस। तो यहां पर एडवाइस अगर हम लिखते हैं तो रिपीट होगा, उसके लिए क्या करना होता है। और वैसे भी मुझे इसको पोजीशन में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर किसी जगह पर समबडी एल्स लिखा हुआ है, ठीक है, नोबडी एल्स लिखा हुआ है, नोबडी एल्स लिखा हुआ है, एनीबडी एल्स लिखा हुआ है, तो इस केस में एपोस्ट्रोफी एस एल्स के ऊपर जोड़ा जाता है। ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर गड़बड़ी है कि यहां हम एपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे तो इसका सेंस देगा कि एडवाइस उसके बाद है, वो रिपीट नहीं करना है, तो इसलिए हम वहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और यही गलती है इस सवाल में। तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। और मैंने जो याद रखने के लिए आपको कहा कि ये ध्यान रखना है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर somebody else, nobody else, anybody else ऐसे एक्सप्रेशन में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स के साथ किया जाता है, somebody के साथ नहीं करेंगे। ध्यान देना है, मैं जो जानकारी दे रहा हूं कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग अगर करना है तो somebody else, nobody else, anybody else इस एक्सप्रेशन में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स के ऊपर किया जाता है, somebody, anybody या nobody पर नहीं किया जाता है। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा और ठीक से अप्लाई कीजिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और देखिए कह रहा है, he informed me that he had gone to one of the minister's residences, है ना। अब यहां पर and stayed there all night। यहां क्या है, एक कंफ्यूजन का सेंस है। सबसे पहले तो देखिए इसको आराम से देखिएगा, आपको ठीक लग रहा होगा सेंटेंस, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। देखिए वन ऑफ द जब यूज करते हैं तो आपको पता है कि हम सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको ये जानकारी दी है कि ऑफ का प्रयोग, अगर ऑफ का प्रयोग 2 तरीके से होता है। एक तो होता है रिलेशन बताने के लिए, तो मैंने कहा है कि ऑफ का प्रयोग रिलेशन बताने के लिए हो रहा है
तो उसके बाद आप चाहो तो जरूरत के हिसाब से नाउन को प्लूरल भी रख सकते हो, नाउन को सिंगुलर भी रख सकते हो। लेकिन अगर ऑफ का प्रयोग सिलेक्शन बताने के आधार पर हुआ है, जैसे हम कहते हैं कि वन ऑफ द, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक का सिलेक्शन कर रहे हैं तो इधर सिलेक्शन की संख्या जिसमें से चुन रहे हैं उसकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। मैंने क्या कहा कि ऑफ का दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। अगर ऑफ रिलेशन दर्शाने के लिए आया है तो वहां पर उसके बाद आने वाला नाउन जरूरत के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। लेकिन अगर ऑफ का प्रयोग सिलेक्शन के लिए हुआ है, जैसे हम कहते हैं वन ऑफ द, टू ऑफ द, थ्री ऑफ द, और यहां पर जो आगे नाउन आएगा इसके बाद वो हमेशा प्लूरल होता है। तो अब देखिए यहां पर क्या है ना कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अगर हम यहां पर ये कह रहे हैं मिनिस्टर्स, तो हमने यहां लगाया है रेसिडेंसेस, ठीक है। तो अब यहां पर कह रहा है किसी मिनिस्टर के कई सारे आवास में से एक पर। अब यहां पर इसको हम दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वन ऑफ द मिनिस्टर्स, MINISTERS, और इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी, मिनिस्टर्स रेसिडेंस। अब देखिए इस दोनों में सेंस बदल गया है। अब ये मैंने जो लिखा है, क्या आपको पता है कि आपके हॉस्टल का नाम जो लिखा हुआ है, बॉयज हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल, अक्सर होर्डिंग पर गलत लिखा हुआ होता है। सभी लोगों से आप खुद से भी पूछ करके देखिएगा कि क्या आपको पता था ये कि इस तरीके से अगर कहीं पर बॉयज हॉस्टल लिखा हुआ है तो ये गलत है। कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हुआ है GIRL और उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी S और तब लिखा हुआ है हॉस्टल, तो ये गलत है। भाई उस छात्रावास में एक लड़की और एक लड़का नहीं रहता है, वो लड़कों का छात्रावास है और लड़कियों का छात्रावास है। तो यहां आपको यह ध्यान देना है कि ऐसे शब्द जिसके अंत में एपोस्ट्रोफी S लगाना है, तो ये देखना है कि अगर उस शब्द के अंत में वो प्लूरल है और पहले से S है। एक तो हम पहले रखते हैं बॉयज लिखा, गर्ल्स लिखा, तो इसमें Y है, इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी S लगा दिया, इसमें गर्ल है, इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी S लगा दिया। लेकिन अगर हमको प्लूरल लिखना है तो इसमें पहले से S आएगा, तो जिसमें S आएगा तो सिर्फ इसमें हम ये जो एपोस्ट्रोफी S का ये कोमा जैसा है इसको हम लिखते हैं, ठीक है, और हम S को हटा देते हैं। ये होता है लड़कों का। अगर मुझे प्लूरल लिखना है, ऐसे शब्द को पॉजेसिव में चेंज करना है, एपोस्ट्रोफी S लगाकर चेंज करना है, जिसमें पहले से S लगा हुआ है वो प्लूरल है, तो उसके ऊपर सिर्फ हम वो कॉमा लगाते हैं, S नहीं लगाते। एपोस्ट्रोफी S जो लगाते हैं उसमें से S हटा देना है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज करना है। जैसे तब होगा वो लड़कों का, लड़कियों का। तो ये जो लिखने का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। आपको मैक्सिमम होर्डिंग्स पर ऐसा ही दिखता है, और मुझे आप लिख कर बताइएगा क्या आप इसके प्रति जागरूक थे, आपको पता था। तो यहां पर देखिए कि सेंस ऑफ कंफ्यूजन कहां बिगड़ रहा है कि ये है कि मिनिस्टर में से एक के रेसिडेंस पर, और यहां पर कह रहा है कि एक मिनिस्टर के कई सारे रेसिडेंसेस में से एक पर। तो यहां पर क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है सेंस का, ठीक है, यहां कंफ्यूजन हो रहा है सेंस का। तो इसको सुधारने की जरूरत है ऐसे कि रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, और तब जाकर के ये सही होगा, है कि मिनिस्टर्स के किसी मिनिस्टर्स के एक, मतलब मिनिस्टर्स में से एक यहां सेलेक्ट किया मैंने, उसमें से किसी एक के रेसिडेंस पर। तो यहां पर सी नंबर में गड़बड़ी है। इस तरीके से एक सेंस में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि दोनों मीनिंग तो हो सकता है, वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंसेस मतलब है कि मिनिस्टर्स के कई सारे रेसिडेंसेस में से एक पर रुका, या फिर वन ऑफ द मिनिस्टर्स, अब यहां पर है कई सारे मिनिस्टर्स में से एक के रेसिडेंस पर। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम उसको ऐसे लिखेंगे, रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, तब जाकर के ये सही होगा। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है द बिल्डिंग्स रूफ, है ना, क्या कह रहा है, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्संस डेथ। अब देखिए यहां पर क्या है
कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जेनरली नॉन लिविंग के साथ नहीं करते हैं। किसके साथ? नॉन लिविंग के साथ नहीं करते हैं। नॉन लिविंग के साथ पोजीशन हम ऑफ के साथ बनाते हैं। ठीक है, किसके साथ बनाते हैं? तो यहां पर क्या हो जाएगा? द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, है ना। यहां क्या हो जाएगा? द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। यहां होना चाहिए द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स, ऐसे करके लिखेंगे। यहां पर बिल्डिंग्स रूफ लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सामान्य तौर पर नॉन लिविंग के साथ नहीं करते हैं पॉजेसिव बनाने के लिए। हम पॉजेसिव बनाने के लिए उस जगह पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः मैं कह रहा हूं, कुछ विशेष परिस्थिति में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। अब देखिए, वहां पर अभी इसके पीछे सवाल में मैंने बताया कि ओनरशिप बताना है ना, वहां पर वन ऑफ द से, इसलिए वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और वैसी परिस्थिति में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, वहां सेंस में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए मैंने एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया। लेकिन यहां पर जो दूसरी परिस्थिति क्या है कि अगर नॉन लिविंग दिया हुआ है तो उसके साथ पोजीशन बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम ऑफ से बनाते हैं। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और इसको समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। अब देखिए एक कपल है, इसका मतलब है कि जॉन और मैरी क्लोजली रिलेटेड है ना, क्लोजली रिलेटेड है। तो जब ऐसे नाउन आते हैं, क्लोजली रिलेटेड नाउन आते हैं, तो उसमें हम लास्ट वाले पर जॉन एंड मैरीज रेसिडेंस होना चाहिए, MARY एपोस्ट्रोफी S, और यहां पर होना चाहिए हाउस, जो हाउस दिया हुआ, रेसिडेंस नहीं दिया हुआ है। तो मतलब यह है कि अगर जो दो नाउन है अगर वो क्लोजली रिलेटेड है तो लास्ट वाले पर एपोस्ट्रोफी S का प्रयोग करते हैं, पहले वाले पर नहीं करते या दोनों पर नहीं करते हैं। अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है कि अगर दो नाउन क्लोजली रिलेटेड है, जैसे कि यहां पर कपल मेंशन है, तो कपल वाले केस में क्या है, जैसे राम एंड सीता बोले तो राम एंड सीताज रेसिडेंस कहेंगे या राम एंड सीताज हाउस कहेंगे, राम्स एंड सीताज नहीं कहेंगे। मतलब यह है कि अगर दो नाउन क्लोजली रिलेटेड है तो वैसी परिस्थिति में एपोस्ट्रोफी S आखिरी वाले के साथ इस्तेमाल होता है। हाँ, अगर वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो हम वैसी परिस्थिति में राम्स एंड सीताज, राम्स एंड मोहन्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर वो रिलेशन नहीं दिखाएगा, मतलब राम का अलग और मोहन का अलग या राम का अलग और सीता का अलग। लेकिन यहां पर राम और सीता, जैसा कि इस सवाल में देखिए यहां पर कपल मेंशन किया हुआ है, तो जॉन एंड मैरी एग्जांपल के तौर पर रखा है। अगर वो दोनों कपल है तो लिखेंगे जॉन एंड मैरीज हाउस, नॉट जॉन्स एंड मैरीज हाउस। ठीक है, तो यहां पर जो है ये गड़बड़ है, इसमें यहां से एपोस्ट्रोफी S हटाएंगे और इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो है आपका बी। उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, बहुत ही आसान है। और देख क्या कह रहा है, टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हैंड। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अब इसके पीछे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, क्या काम करता है। यहां पर कह रहा है कि पहले हम आपको समझा दें कि अगर कोई शब्द वेट इंडिकेट कर रहा हो, जैसे कि किलो है, ग्राम है, टन है, और इस शब्द के साथ वेट शब्द खुद आया हो। क्या कहा मैंने, फिर से सुनिएगा कि अगर कोई शब्द वेट इंडिकेट करता है, जैसे कि किलो हो गया, ग्राम हो गया, टन हो गया, और अगर इसके साथ वेट शब्द खुद आया है, तो ये जो किलो, ग्राम और टन है जो कि वेट को इंडिकेट करता है, उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी S का प्रयोग करते हैं। मतलब हो गया कि ग्राम्स वेट, किलोज वेट, टन्स वेट, ऐसा प्रयोग किया जाता है और इस सेंटेंस में यहां पर किया गया है। तो
तो इसका मतलब ये है कि अगर, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सुनिएगा, कि अगर वेट इंडिकेट करने वाला शब्द वेट शब्द के साथ मौजूद हो तो वेट इंडिकेट करने वाला शब्द अपने साथ एपोस्ट्रोफी एस लेता है। चलिए, जैसे क्या है, अगर हम लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं किलोज वेट, अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं ग्राम्स वेट, और इस तरीके से ये एक लिखने का तरीका बन जाता है जो कि यहां पर लिखा हुआ है। इसलिए इस सवाल का जवाब है नो एरर, और इसका जो ऑप्शन है वो है ई। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आपका समय शुरू होता है। चलिए यहां पर समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट, क्या कह रहा है, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वाज वेरी टेंस। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये सवाल भी है नो एरर, इसका आंसर है नो एरर, ऑप्शन आपका क्या है, ई है। क्या कह रहा है कि आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वाज वेरी टेंस। चलिए सही बनाया होगा आप लोगों ने। अगला सवाल लेते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, लेकिन कह रहा है ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग। अब यहां पर क्या है कि बेटे का, यहां देखिए सबसे पहले क्या है कि ये है आपका जेरेंड, और जेरेंड के पहले हम क्या करेंगे, एक एडजेक्टिव का यानी कि पॉजिटिव केस का इस्तेमाल करेंगे, है ना, और पॉजिटिव केस का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे, सन्स रेजिंग होगा, तब जाकर के ये सही होगा। नहीं तो ये याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है कि जेरेंड के पहले पॉजिटिव केस का इस्तेमाल होता है। जेरेंड के पहले क्या होता है, पॉजिटिव केस का होता है ना। जैसे आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट। अब देखिए यहां पर जो ये जेरेंड है कमिंग, उसके पहले योर का प्रयोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर सन लिखा हुआ है तो इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस को जोड़ेंगे, तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैंने यहां पर क्या जानकारी दी कि अगर सेंटेंस में जेरेंड आया है तो उसके पहले पॉजिटिव केस का इस्तेमाल होता है। मैंने क्या कहा कि जेरेंड से पहले पॉजिटिव केस का प्रयोग किया जाता है, मतलब ये कि जेरेंड नाउन है, उसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव केस कहने का मतलब है पॉजिटिव एडजेक्टिव जो कि उस नाउन को क्वालिफाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि आई डोंट माइंड योर, और तब हम लिख रहे हैं कमिंग, आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट। ध्यान रखिएगा कि जेरेंड से पहले पॉजिटिव केस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या कहा, आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट। एक बार फिर दोहरा लीजिए। चलिए यहां पर क्या है, तो जवाब आ गया इसका बी। लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है अमेरिका's प्रॉब्लम आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज, यहां पर देखिए इंडिया ने इंडियाज होना चाहिए, ठीक है, इंडियाज होना चाहिए, जिसका मतलब हो जाएगा इंडिया की समस्या। हम उसको रिपीट नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स को, तो यहां एपोस्ट्रोफी एस इसके साथ जुड़ना चाहिए, तब जाकर के सेंस सही देगा। सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। यहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे जैसे कि यहां पर जोड़ा गया है, अमेरिका's प्रॉब्लम आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज, तब जाकर के सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया है, सेंटेंस को पढ़ के समझ ही गए होंगे। कह रहा है योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स। अब योर फ्रेंड्स क्या, यहां पर योर फ्रेंड, ये चूंकि पहले से एस लगा हुआ है तो यहां पर सिर्फ कॉमा लगाएंगे, जिसका मतलब होगा टोन ऑफ स्पीकिंग इसमें आ गया, है ना। यहां पर क्या कह रहा है कि पहले से कि योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स, तो यहां एपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे, यही गड़बड़ी है। जवाब इसका क्या है, बी है। सेंटेंस को पढ़ करके, अगर आप रेगुलर रीडर हैं, अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको सेंस यहां पर समझ में आ जाएगा कि कह रहा है कि योर टोन ऑफ स्पीकिंग, तो इसके टोन की बात किया। अब उसके फ्रेंड्स के टोन की भी बात करें तो यहां पर एपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे, तब तो वो सेंस देगा योर फ्रेंड्स टोन ऑफ स्पीकिंग, वो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया, और बहुत आसान सवाल है। कह रहा था फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। यहां पर ये अपोस्ट्रोफी एस एक्स्ट्रा है, इसको हटा दीजिए। सीधा सीधा क्या कह रहा था, फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, और तब जाकर के सही होगा। इसका जवाब क्या है, आंसर नंबर डी, ऑप्शन। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया, और मुझे लगता है कि इसको भी आपने बना लिया होगा। कह रहा द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर। यहां पर फिर से ये अपोस्ट्रोफी एस हटा देना चाहिए। दैट ऑफ द पुअर का मतलब है कि लाइफ ऑफ द पुअर, है ना। ये दैट का प्रयोग मैंने बताया था पॉजिटिव कंपैरिजन के केस में हम नाउन को रिपीट नहीं करते, उसके में सिंगुलर के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लाइफ के लिए दैट लगा है, इसका सेंस अगर देखिएगा तो लाइफ ऑफ द पुअर है, यहाँ पर पुअर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इस सवाल का जवाब भी क्या है आपका, डी। मुझे नहीं लगता है कि आपको कठिनाई हो रही है समझने में। अगर कोई कठिनाई है तो बिल्कुल कॉमेंट में लिखिए, हम उसका निदान लेकर के जरूर आपके सामने उपस्थित होंगे। चलिए अगला सवाल, जो कि सेकेंड लास्ट है, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। क्या कह रहा है कि फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ। अब यहां पर वाइफ का क्या, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो इसका मतलब आएगा फॉर योर वाइफ सेक। इसको रिपीट नहीं करेंगे, हम यहां पर नहीं लिखेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस से काम चला लेंगे। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, बी। सही सेंटेंस क्या होगा, फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ्स वी ऑल विश दैट यू मे गेट दैट जॉब। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका जवाब, बी। चलिए आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए सवाल समाप्त, समय। कह रहा द एक्सपर्ट मेशन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन। अब देखिए यहां पर वॉल नॉन लिविंग है, और मैंने अभी आपको जानकारी दी थी
कि नॉन लिविंग के साथ हम सामान्य तौर पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, जो कि धीरे धीरे हम आपको जानकारी देते जाएंगे, इसमें सवाल आएगा तो अब यहाँ पर हम बताएंगे तो फिर आप भूल जाएंगे, सवाल के हिसाब से प्रैक्टिकली देखेंगे, वहां पर मेंशन होगा तो वो समझने में ज्यादा आसान होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फॉलिंग ऑफ द वॉल, है ना, द फॉलिंग ऑफ द वॉल होना चाहिए यहाँ पर, तो एपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे और इसीलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि नॉन लिविंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सामान्य तौर पर नहीं करते। उम्मीद ये है कि ये छोटा सा सेशन जो कि एसएससी के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ये सवाल पूछा जाता है और यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस से जुड़ी हुई काफी सारी जानकारी मैंने आपके सामने रखी और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे आपके लिए नए होंगे और बहुत सारे मिथ आपके तोड़ने में सफल हुआ होगा। उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिखिएगा, झिझकिएगा नहीं। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजन का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।